सो हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है उज्जवल और आज हम कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पार्ट फोर्थ। जी हाँ, क्लास 9 सीबीएसई का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और उसका हम कर रहे हैं पार्ट फोर्थ। आपकी केमिस्ट्री का ये लास्ट चैप्टर है, ठीक है गाइस। सो आज लास्ट लेक्चर तक हमने काफ़ी कुछ बात कर ली थी। जो हमने 3 लेक्चर अभी तक करे हैं उसमें हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करा, हमने कुछ एटम्स के मॉडल पढ़े, हमने पढ़ा कि एटम का स्ट्रक्चर किस किस तरह से होता है। अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने हिसाब से एटम का स्ट्रक्चर दिया, हमने हर स्ट्रक्चर पढ़ा और हमने फिर उसमें कुछ ड्रॉबैक्स निकाले। याद होगा हमने प्लम पुडिंग मॉडल को कहा था कि यार ये तो बिल्कुल सही नहीं बैठ रहा है ना। फिर उसके बाद रदरफोर्ड आए, उन्होंने अपना एक मॉडल दिया, उसका भी कुछ एक ड्रॉबैक आया था कि वो स्टेबिलिटी नहीं बता पाए थे कि जो हमारा एटम है वो स्टेबल क्यों होता है। उसके बाद बोर्स आए, बोर्स ने अपना एक स्टेबल बताया, उन्होंने बताया कि एटम जो है हमारा स्टेबल क्यों है, और उन्होंने अपना एक उस हिसाब से एक स्ट्रक्चर भी दिया एटम का। ठीक है गाइस, हमने अलग अलग डिस्कवरी पढ़ी कि एटम की डिस्कवरी कह रहा हूँ, डिस्कवरी हुई किस तरह प्रोटॉन की, किस तरह हुई इलेक्ट्रॉन की, और किस तरह हुई डिस्कवरी न्यूट्रॉन की, है ना। काफ़ी कुछ पढ़ लिया इस चैप्टर में। अब हम पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर से, ठीक है। एटॉमिक नंबर आज का हमारा टॉपिक होगा, उसके बाद हम मास नंबर पढ़ेंगे और फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आसान भाषा में बताऊं तो वो होता है जिस तरह आपके इलेक्ट्रॉन्स आपके एटम्स में जो है वो डले हुए हैं, ठीक है। हम तो डाल नहीं रहे हैं भाई, हम एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं डाल रहे हैं, वो तो नेचुरली डले हुए हैं, लेकिन हम है ना उन्हें देख रहे हैं, उनकी स्टडी कर रहे हैं, और फिर हम बता सकते हैं कि इस तरह से जो हमारे एटम्स हैं वो एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स डले हुए हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक से, वो है हमारा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर आई होप आप सभी को पता है क्या होता है। आसान भाषा में एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एटम को स्पेसिफिक जो नंबर दिया हुआ है ना। एटम बोल लूँ या एलिमेंट बोल लूँ, भाई एलिमेंट के बहुत सारे एटम होते हैं, है ना। जैसे एलिमेंट तो कोई स्पेसिफिक होगा, हाइड्रोजन एक स्पेसिफिक एलिमेंट है, लेकिन उसका कोई एक एटम थोड़ी है। हाइड्रोजन के बहुत सारे एटम हैं, लेकिन एक खास बात यह है, हाइड्रोजन का एक एटम हाइड्रोजन के दूसरे एटम से एकदम एग्जैक्टली कैसा होता है, एक जैसा होता है, ठीक है। तो अगर मैं आसान भाषा में कहूँ एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो आसान भाषा में एटॉमिक नंबर वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एलिमेंट। एक एलिमेंट में या फिर एक एलिमेंट के एक एटम में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, कितने प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, वो ही क्या होता है, उस एलिमेंट का क्या होता है, एटॉमिक नंबर। आसान भाषा में कहूं तो सोडियम के अंदर, सोडियम का हम एटॉमिक नंबर जानते हैं क्या होता है, 11 होता है। याद हो मैंने आपको कहा था अगर आप क्लास 9th और 10th में है तो आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट्स याद होने जरूरी है। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स याद जरूर होने चाहिए, कैल्शियम तक, है ना। हाइड्रोजन से स्टार्ट करके कैल्शियम तक जो फर्स्ट 20 एटॉमिक नंबर हैं, 20 एलिमेंट्स हैं, वो आपको याद होने चाहिए। अगर आप क्लास 11th-12th में, आई होप वैसे तो आप ये वीडियो नहीं देख रहे होंगे क्लास 11th-12th में, अगर फिर भी आप ये वीडियो देख रहे हो अपनी पुरानी नॉलेज को जो है रिवाइज करने के लिए, तो आपको 30 तक एलिमेंट ज़रूर याद होने चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा कि हम जानते हैं सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है। वो क्यों होता है 11, इसका रीज़न ये समझ लीजिए, क्योंकि सोडियम के अंदर 11 ही प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन है, इसलिए उसको एटॉमिक नंबर क्या है, 11 दे दिया गया है। देखिए सबसे आसान है, हमने क्या देखा, हमने देखा हर एक एलिमेंट में अलग अलग प्रोटॉन्स के नंबर हैं। भाई हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन होता है, हीलियम में 2 प्रोटॉन होता है, ऐसे ऐसे करते करते हर एक एलिमेंट में डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है ना भाई। क्या आपने कभी सुना है कार्बन में और नाइट्रोजन में सेम अमाउंट ऑफ प्रोटॉन्स है? ऐसा नहीं होता ना, है ना। तो साइंटिस्ट ने क्या देखा या डिस्कवरी करने वाले ने क्या देखा, हर एक एलिमेंट जो जो हमें नया एलिमेंट मिल रहा है उसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोटॉन्स है। तो उन्होंने क्या कहा, सबसे आसान इनको क्या कर दो, प्रोटॉन्स के ही हिसाब से कर दो भाई। जिसके पास 1 प्रोटॉन है उसका एटॉमिक नंबर 1 कर दो, जिसके पास 2 प्रोटॉन है उसका एटॉमिक नंबर 2 कर दो, ऐसे सो ऑन। जिसके पास 86 प्रोटॉन है उसका एटॉमिक नंबर क्या कर दो, 86 कर दो, सबसे बेस्ट है। तो एटॉमिक नंबर आसान भाषा में होता है कि एक एटम के पास या फिर एक एलिमेंट के एटम के पास, एक एटम के पास या फिर एक एलिमेंट के एटम के पास
कितने प्रोटॉन्स है, जितने उसके पास प्रोटॉन्स मौजूद होंगे उतना ही उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। आसान भाषा में आप समझ गए होंगे। जैसे कार्बन की अगर मैं बात करूं तो कार्बन के पास 6 प्रोटॉन होते हैं, इसलिए उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है। ऑक्सीजन की बात करूं तो उसके पास 8 प्रोटॉन होते हैं, इसलिए उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8 होता है। अगर मैं पोटेशियम की बात करूं जिसका सिंबल के होता है, पोटेशियम की बात करूं तो पोटेशियम के पास 19 प्रोटॉन्स होते हैं, इसलिए ही उसका एटॉमिक नंबर 19 होता है। सोन कैल्शियम का क्या होता है, 20 होता है। ठीक है भाई, तो आसान भाषा में आप समझ गए हो एटॉमिक नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर वो है कि एक एटम के पास या फिर एक एलिमेंट के एटम के पास कितने 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 प्रोटॉन्स मौजूद हैं। ठीक है भाई, अब एटॉमिक नंबर को हम किसी ना किसी चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमें याद होगा केमिस्ट्री में हम हर चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए एक छोटा सिंबल निकालते हैं। याद होगा आपको, हाइड्रोजन को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, हीलियम को He से, सोडियम को Na से, कार्बन को C से, पोटेशियम को K से। ऐसे ही हम क्या करते हैं, हम एटॉमिक नंबर को भी किसी ना किसी चीज़ से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो हम एटॉमिक नंबर को किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, Z से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि सोडियम का जो Z है, जो सोडियम का Z है वो 11 है, तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे जो Z है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि यार Z तो एटॉमिक नंबर में कहीं पे भी नहीं आ रहा, यहाँ पे Z तो कहीं पे नहीं आ रहा, फिर भी Z क्यों दिया। Z बस एक डिफरेंट चीज से दे दिया, क्योंकि किसी भी एलिमेंट का सिंबल जो है Z नहीं होता, इसलिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने सोचा कि इसको क्या करते हैं, Z ही दे देते हैं। अगर कहीं आपने Z लिखा हुआ है तो सीधा उसका मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हो आप, है ना। मतलब अगर कहीं पे Z इक्वल्स 11 लिखा हुआ है, यानी कि आप उसके एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हो, है ना। आप सोच रहे होंगे यार बहुत ज़्यादा डीप क्यों समझा रहे हो, क्योंकि यार इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझ जाओ तो अच्छी चीज़ है ना। एक और चीज लिखी हुई है, वैसे तो आप जानते होंगे किसी भी दो एलिमेंट्स का एक ही एटॉमिक नंबर नहीं हो सकता। कभी सुना है प्रोटॉन, कभी सुना है कैल्शियम, वो पोटेशियम और कैल्शियम का सेम वो हो एटॉमिक नंबर, बिल्कुल नहीं हो सकता। हर एक एलिमेंट का, हर एक एलिमेंट के एटम का अलग अलग एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, यानी कि किसी भी जो है, किसी भी एटम में अलग अलग एलिमेंट के एटम्स में, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम में, हर बार मैं एक वर्ड पे फोकस कर रहा हूँ, हर अलग अलग एलिमेंट के एटम्स में। ठीक, कंफ्यूज मत होना, अलग अलग एटम में नहीं बोल रहा हूँ, हर अलग अलग एलिमेंट्स के एटम में अलग अलग क्या होता है, प्रोटॉन्स की अमाउंट मौजूद होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज और आप यहाँ पे आपके मन में आ रहा होगा, भैया हमने पढ़ा है जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही तो न्यू इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमने पढ़ा है कि एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं, बिल्कुल सच बात है। लेकिन हमने एक चीज और पढ़ी है कि इलेक्ट्रॉन्स की जो है अमाउंट चेंज होती रहती है जब वो आयंस की फॉर्म में आ जाते हैं। याद होगा, आपने आयंस पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में मैंने एक वीडियो कर रखी है आयंस के ऊपर, वो जरूर पढ़ के आना। हमने पढ़ा है कि जब एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन या तो किसी को दे दे या किसी और से इलेक्ट्रॉन ले ले, तो उसकी इलेक्ट्रॉन्स का अमाउंट चेंज हो जाता है जितना उसके प्रोटॉन्स में नहीं है। ठीक है, तो ये केस आयन पे नहीं लगेगा, ऑल्दो आप इसे न्यूट्रल एटम पे तो लगा सकते हो। ऐसे ही मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि एक एटॉमिक नंबर एग्जैक्टली इक्वल होता है उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम। यानी कि अगर मैं कार्बन के न्यूट्रल एटम की बात कर रहा हूं तो कार्बन के न्यूट्रल एटम में 6 प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है और 6 ही इलेक्ट्रॉन है। तो आप ये भी बोल सकते हो कि एटॉमिक नंबर 6 प्रोटॉन की वजह से आया है या एटॉमिक नंबर 6 इलेक्ट्रॉन की वजह से आया है। लेकिन हम अगर इनके आयंस की फॉर्म की बात करें, यानी कि अगर इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए हैं या दे दिए हैं, तब तो ये 6 इलेक्ट्रॉन या तो 7 8 9 हो गए होंगे, है ना। हमें फर्क नहीं पड़ता कितने हुए, या फिर 4 या 3 रह गए होंगे या 5 रह गए होंगे। तो अब क्या हुआ, वो आयन की फॉर्म में हो गया और उसका जो है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो चेंज हो गए हैं। ठीक है, तो एक चीज जरूर, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहाँ लिख रखी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट हियर द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली इन न्यूट्रल एटम। अगर आपका एटम न्यूट्रल है, यानी कि उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे वो उतने ही हैं, तभी आप कह सकते हो कि जो आपका एटॉमिक नंबर है वो इलेक्ट्रॉन्स के अमाउंट के बराबर है, नॉट इन आयन। ठीक है, परेशान मत होना, अच्छी चीज़ है, थोड़ा सा ध्यान से समझोगे समझ में आ जाएगी।
तो ये तो हुआ आपका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर की बात हमने कर ली है। अब चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की ओर, वो है मास नंबर। मास नंबर फिर से हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ के आए हैं। हमने आपसे बताया है मास नंबर एक कुछ नहीं होता, मास नंबर होता है एक एटम का मास, एक एटम का मास। अब आप जानते हो एटम का मास होता है या तो इलेक्ट्रॉन्स या तो प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स की वजह से, क्योंकि उनके अंदर बस ये तीन ही चीजें प्रेजेंट है। ऊपर से हम ये भी जानते हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स जो हम पढ़ के आए हैं, जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के हमने 2-3 लेक्चर्स अभी पढ़े हैं, हमने उसमें पढ़ लिया है कि इलेक्ट्रॉन्स का मास तो भाई बहुत ही ज़्यादा हल्का होता है। यानी कि एक एटम का 99% जो मास है वो उसके सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के अंदर है। तो इलेक्ट्रॉन्स का हम जिक्र कर ही नहीं रहे। हम कह रहे हैं कि हम इलेक्ट्रॉन्स को नेग्लिजिबल मान रहे हैं। हम इलेक्ट्रॉन्स को क्या मान रहे हैं कि उनका मास कितना है, नेग्लिजिबल, यानी कि उसे हम अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है गाइस। सो मास नंबर को डिफाइन करते हुए हम क्या कह सकते हैं कि मास नंबर क्या होता है आपका, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज द मास नंबर। मास नंबर क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जितने एक एटम के अंदर मौजूद है वो क्या बना लेता है, उसका मास नंबर बना देता है। ठीक है गाइस। सो मास नंबर क्या होता है, मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपको पता चल जाएगा क्योंकि आपको एटॉमिक नंबर पता है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। कोई भी आपसे मास नंबर पूछता नहीं है, निकालने के लिए आपको ज़्यादातर जनरली गिवन होता है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, एग्जाम्पल के तौर पे फिर से हम वो सोडियम वाला ही ले लेते हैं। जैसे कि हमें पता है कि सोडियम का जो है एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है। तो यानी कि सोडियम के अंदर कितने प्रोटॉन्स मौजूद है, 11 प्रोटॉन्स मौजूद है। और यहाँ पे ये बता रहा है कि सोडियम के अंदर 12 न्यूट्रॉन्स मौजूद है। सोडियम के अंदर 12 न्यूट्रॉन है और कितने प्रोटॉन है, 11 न्यूट्रॉन, 11 प्रोटॉन्स है। तो क्या होगा सोडियम का एटॉमिक मास, वो सॉरी या फिर मास नंबर। ठीक है, तो सोडियम का जो मास नंबर है वो क्या हो जाएगा, वो 11 + 12 यानी कि 11 + 12 = 23। ठीक है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, क्योंकि सोडियम के अंदर 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन्स हैं, इसलिए उसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि हमारा जो मास नंबर है हम उसे किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। याद होगा आपको, हमने अभी अभी आपको बताया है कि हम एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं और मास नंबर को किस से रिप्रेजेंट करते हैं, हम मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं A से। हम मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं A सिंबल से। पहली बार पढ़ रहे हो, थोड़ी सी परेशानी आएगी, कोई बात नहीं है, याद कर लो। रिवीजन में क्या करो, नोट्स बनाओ अपने, जो मैं लिख रहा हूँ या तो वो ही लिख लो। सबसे बेस्ट चीज़ है भाई, जो मैं लिख रहा हूँ वो ही लिख लो। सिर्फ और सिर्फ रिलेवेंट पॉइंट्स लिख रहा हूँ, कोई बाहर की चीज़ नहीं लिखता हूँ। तो जो जो मैं लिखवा रहा हूँ, मतलब जो जो आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर, वो लिख लो, काफ़ी है। ठीक है, तो जो हम ये है जो मास नंबर है उसको हम ए सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि सोडियम का मास नंबर 23 है, तो हम सोडियम के लिए ए की वैल्यू क्या डाल सकते हैं, 23 डाल सकते हैं। ए के लिए क्या डाल सकते हैं, 23 डाल सकते हैं। द मास नंबर ऑफ एन एटम ऑल्सो गिव्स अस एटॉमिक मास। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, एक चीज़ और समझ लीजिए, मास नंबर आपका एटॉमिक मास के एग्जैक्टली इक्वल होता है। यानी कि अगर मैं कहीं पे मास नंबर बोल रहा हूँ उसका मतलब क्या है, एटॉमिक मास ही होता है। और अगर कहीं मैं एटॉमिक मास बोल रहा हूं तो उसका मतलब क्या होता है, मास नंबर ही होता है। ठीक है भाई, तो एटॉमिक मास और मास नंबर एक ही चीज है ना। जैसे यहाँ मास आ रहा है, यहाँ भी मास आ रहा है, तो एक ही चीज़ है एटॉमिक मास और मास नंबर। तो अब तक हमने दो चीज़ पढ़ ली। हमने क्या पढ़ लिया, एक तो एटॉमिक नंबर पढ़ लिया और एक हमने मास नंबर पढ़ लिया या फिर एटॉमिक मास पढ़ लिया। ठीक है, तो अब हमने दो चीज़ पढ़ ली है, हम क्या कर रहे हैं, दोनों के बीच में एक रिलेशन बना रहे हैं कि एटॉमिक मास और मास नंबर के बीच में क्या कोई रिलेशन है या नहीं है। कि अगर हमें एटॉमिक नंबर पता हो तो किसी तरह हम एटॉमिक मास पता कर सकते हैं, और अगर हमें एटॉमिक मास पता हो तो क्या किसी तरह हम अपना एटॉमिक नंबर पता कर सकते हैं, बिल्कुल पता कर सकते हैं, बहुत इजी है। तो भाई इसका एक फॉर्मूला होता है, वो क्या फॉर्मूला है, मास नंबर का एक फॉर्मूला है, ये आपको याद करना है। वो क्या है, मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अभी अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, मास नंबर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मास नंबर का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और ज़रा मुझे बताओ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है,
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो आपका एटॉमिक नंबर होता है ना, बस तो फिर बन गया फॉर्मूला। मास नंबर क्या हुआ, एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मान लो आपको बताया कि सोडियम का, मान लो एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, मान लो आपको बताया कि एटॉमिक सोडियम का मास नंबर है 23, सोडियम का मास नंबर आपको दे दिया 23 और आपको एटॉमिक नंबर दे दिया 11। आपसे पूछ लिया बताओ प्रोटॉन कितने हैं आपके सोडियम के पास, आपके सोडियम में प्रोटॉन्स कितने हैं, तो आप झट से बता दोगे भाई मास नंबर 23 है, एटॉमिक नंबर कितना है 11 है, और प्लस मुझे क्या बताना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसे मैं n लिख लेता हूं। तो भाई कुछ नहीं करना है, इस 11 को यहाँ माइनस में भेजो, इस 11 को यहाँ माइनस में भेजो, 23 माइनस 11 क्या बचता है 12 बचता है, और 12 ही तो आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। सोडियम के पास कितने न्यूट्रॉन्स हैं 12 ही तो हैं, तो आप झट से निकाल के बता दोगे। इसमें एक खासियत पता क्या है, आपको ये याद नहीं करनी पड़ेगी, हर के लिए न्यूट्रॉन्स याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूट्रॉन्स तो हम एक एक करके बढ़ा नहीं सकते, किसी में न्यूट्रॉन्स 2 बढ़ रहे होंगे, किसी में 1 बढ़ रहा होगा, किसी में न्यूट्रॉन्स बढ़ ही नहीं रहे होंगे। आप ये देखोगे आगे चल के कि न्यूट्रॉन्स एग्जैक्टली इक्वल हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है आपके किसी एक एलिमेंट के पास कुछ न्यूट्रॉन्स है और वो अगले उसमें भी न्यूट्रॉन्स एग्जैक्टली सेम हो जाए, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। अब आई भाई एक और बात, और वो क्या है, हम इन्हें लिखते कैसे हैं, है ना। आपने अपने बुक में एक चीज़ ज़रूर पढ़ी होगी, ZXA, या तो ऐसे लिखते हैं, कुछ कुछ टीचर इसे ऐसे भी लिखते हैं, मैं भी इसे ऐसे ही लिखना पसंद करता हूँ, ZXA। आपने ये चीज़ ज़रूर देखी होगी। ये क्या है यार, ये है ये जब आप एक सिंबल एक एलिमेंट लिखते हो ना, मान लो मैं कार्बन लिख रहा हूं, तो कार्बन मैंने सिर्फ और सिर्फ कार्बन लिखा है, अब मैं अपने कार्बन का एटॉमिक नंबर और मास नंबर भी इसके साथ साथ लिख सकता हूं, और हमें लिखना भी चाहिए। स्टैंडर्ड रूल क्या कहते हैं, जब भी आप किसी एलिमेंट को लिख रहे हो तो उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर जरूर लिखो। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है भैया 6, और कार्बन का मास नंबर होता है 12। तो आप इस तरह उसको लिख के बताइए, कार्बन जब आप लिख रहे हो तो ऐसे लिखिए। मान लीजिए अगर मैं सोडियम फिर से लिखता हूं, तो कार्बन सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है 11 और उसका मास नंबर क्या है 23। इस तरह लिखिए आप, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। बीच में क्या लिखिए, अपना सिंबल लिखिए, किसी भी एलिमेंट का सिंबल लिखिए। यहाँ पर क्या लिखिए, उसका एटॉमिक नंबर लिखिए, और ऊपर क्या लिखिए, उसका मास लिखिए, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कुछ टीचर ऐसा भी लिखते हैं, अच्छी चीज़ है, ऐसा भी आप लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है ना। पर ज़्यादातर आजकल जो रूल आ गए हैं वो ये है, इसे भी इस तरफ ही लाना पड़ता है आपको, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। नीचे याद रखिएगा, नीचे है आपका एटॉमिक नंबर और ऊपर है मास नंबर, ठीक है भाई, क्लियर होगी बात, है ना। कई बार बच्चे उल्टा कर देते हैं, नीचे एटॉमिक नंबर की जगह मास नंबर कर देते हैं, ऊपर मास नंबर की जगह एटॉमिक नंबर कर देते हैं, ठीक है भाई, अच्छी चीज़ है, समझ में आ गई है। अब बात करते हैं अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम, जिसकी बात हम लास्ट वीडियो में भी कर रहे थे। याद करिए, हम लास्ट वीडियो का हमने अंत किया था, हमने बताया था कि हमारे जो एटम है उसके अंदर कुछ शेल्स मौजूद होती है ना, KLMN शेल्स वगैरह बताई थी। हमने ये भी बताया था कि हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, है ना। और फिर ये कहकर वीडियो ख़त्म कर दिया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम उसे डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। तो आज भाई हम उसे ही तो डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को, मतलब वीडियो तो स्टार्ट हो गई है, तो चलिए हम उसे डिस्कस कर लेते हैं। क्या है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। जैसे कि हमने कहा था, हर एक ऑर्बिट की अलग अलग एनर्जी होती है, हर एक ऑर्बिट की क्या होती है, अपनी अलग अलग एनर्जी होती है, और एक इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में जाना पसंद करता है जिस ऑर्बिट से उसकी एनर्जी मैच करती है। या आप कह सकते हो एक इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट से दोस्ती करना चाहता है जिससे उसकी बातचीत अच्छी होती है। भाई आप उसी बंदे से तो दोस्ती करोगे ना जो आपके जैसा होगा, है ना, जिसके विचार आपके जैसे होंगे, है ना, बिल्कुल। मतलब आप अपना जो दोस्त ढूंढ रहे हो वो फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होती है, भाई मुझे मेरा दोस्त मेरे जैसा मिल जाए। तो अब इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट ढूंढ रहा है वो उस ऑर्बिट को ढूंढ रहा है जिसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बराबर हो, ठीक है। मान लो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 2 यूनिट है, मान लीजिए 2 यूनिट है, तो अब इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट को ढूंढेगा जिस ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी 2 यूनिट होगी, और उसमें जाकर बैठ जाएगा, ठीक है भाई, समझ गए होंगे आप आसान भाषा में, और आगे हम उसे समझने वाले हैं। तो ये है आपका एटम, जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है उसका एक बेसिक सा स्ट्रक्चर, ठीक है।
एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है, उसमें आप ये पढ़ सकते हो। ये क्या है, KLMN क्या है, हमने कहा था ये इलेक्ट्रॉन की शेल्स होती हैं, जिस शेल में इलेक्ट्रॉन जाता है, जिन जिन शेल में इलेक्ट्रॉन जाता है, ये क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की शेल होती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ हमने आपको एक और बताई थी कि इन शेल्स का भी ऐसा नहीं होता कि आप कितने भी इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हो। ऐसा नहीं है आप के शेल में ठाके 10 इलेक्ट्रॉन भर दो, ऐसा नहीं है। इसका भी एक स्पेसिफिक फिक्स है, और वो क्या है, 2 8 18 32, यानी कि आप के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हो, एम शेल्स में 18 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो, और एन शेल में आप 32 इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हो। ये कहाँ से आया वो भी वीडियो में आगे चल के बताऊंगा, ठीक है। तो ये के शेल कौन सी है, आपकी फर्स्ट एनर्जी लेवल है, इसको हम नंबर देते हैं 1, इसको क्या है, 1 नंबर देते हैं, 1 दे देते हैं, ठीक है। जो आपकी एल शेल है वो क्या है, सेकंड एनर्जी शेल है। जो आपकी एम शेल है वो थर्ड एनर्जी शेल है, और जो आपकी एन शेल है वो फोर्थ एनर्जी लेवल है, या फिर फोर्थ एनर्जी शेल है। लेवल बोलते हैं ज़्यादातर, शेल भी आप बोल सकते हो। बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, ठीक है। हमने जैसे बेसिक स्ट्रक्चर देख लिया, हमने पढ़ लिया, ठीक है। बीच में आपका न्यूक्लियस है, KLMN नाम की आपकी कुछ शेल्स होती हैं, MNOP तक जाता है, लेकिन हम OP नहीं पढ़ते हैं, बेफिक्र रहिए, OP आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ 4 शेल की स्टडी करनी है आपको, KLMN, क्योंकि आपको सिर्फ 20 नंबर तक के एटॉमिक नंबर की स्टडी करनी है, ज़्यादा फालतू की स्टडी आपको नहीं करनी है, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, उसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जैसे मैंने आपको बताया कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एटम में या फिर एलिमेंट के एक एटम में डाले जाते हैं, किस तरह डाले जाते हैं, मतलब जैसे कि हम जानते हैं नेचुरली वो तो पहले से डले हुए हैं, लेकिन स्टडी करते हैं हम वो किस तरह डले हुए हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एक एलिमेंट की क्या है, चलिए पढ़ लेते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट इन वेरियस शेल, अलग अलग शेल में इलेक्ट्रॉन्स का जो है अरेंजमेंट करना। शेल को जैसे मैंने आपको बताया एनर्जी लेवल भी बोला जाता है। तो द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वेरियस शेल्स और एनर्जी लेवल ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट, द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट। कोई भी आदमी आपसे डेफिनेशन नहीं पूछने वाला, कोई नहीं पूछेगा, सिर्फ ये सिर्फ और सिर्फ आपको सुविधा के लिए, आपको समझाने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, एटम को उसकी वो इलेक्ट्रॉन को एटम्स की अलग अलग शेल्स में डालना, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आसान भाषा में समझो तो मान लो आपको एक खाली एटम दे दिया, होता नहीं है कभी, समझ लो, मान लो आपको खाली एटम दे दिया और कहा भाई आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स है, इन्हें अलग अलग शेल में डालो। तो वो क्या है, अलग अलग शेल में अलग अलग लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स को डालना, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। समझ में आ गया बात आपको, बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ पढ़नी पड़ेगी, और वो क्या है, अब इन ऑर्डर टू राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट वी शुड नो 2 थिंग्स। हमें 2 चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है किसी एटम की, ठीक है। पहली क्या है, वी शुड नो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। आपको ये पता होना चाहिए कि उस एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। मान लो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं पता है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करोगे। दूसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए, दूसरी बात क्या इंपॉर्टेंट है सुनना, वी शुड नो द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेट इन डिफरेंट शेल्स ऑफ द एटम। भैया क्या कहा, समझ नहीं आया, ऊपर से गया। यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एक शेल में आ सकते हैं वो आपको पता होना चाहिए। यानी कि भैया जैसे कि मैंने आपको यहां बताया कि के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और अगर ये आपको नहीं पता तो आप तो ठाके 18 के 18 के में डाल दोगे, आप कहोगे सबसे बाहर डाल दो, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एल शेल में 8 आ सकते हैं, एम शेल में 18 आ सकते हैं, और एन शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। भाई ये बात समझ में आ गई आपको, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अभी ये रूल नहीं है, रूल हम पढ़ेंगे, बेफिक्र रहो, रूल अभी हम पढ़ेंगे। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, है ना।
अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक एक एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है ये आप बता सकते हो उसका एटॉमिक नंबर देख के। यानी कि अगर मैं कहूँ कि मेरा जो एटम है, जो मेरे पास एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर, माफ करना ए लिख दिया है, जेड जेड जेड, उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 12 है, तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है? आप कहोगे भैया 12 ही तो है, हमने तो देख के बता दिया। 12 क्या है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है एटॉमिक, वो उस एटम के अंदर, ठीक है। अब बात आई कुछ इंपॉर्टेंट, जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप करते हो तो आपको कुछ रूल्स का पता होना ज़रूरी है, और वो रूल्स किसने दिए हैं? बोर और बरी नाम के दो साइंटिस्ट ने दिए हैं, अकॉर्डिंग टू बोर बरी स्कीम, ठीक है। तो बोर बरी नाम के दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने आपको क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए कुछ रूल्स दिए हैं, आपको कुछ बार बताया है। ऐसा ही नहीं है कि आप किसी भी तरह इलेक्ट्रॉन्स को भर सकते हो, तो उन्होंने कुछ रूल्स दिए हैं, चलिए हम उन्हें पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला रूल वही है कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, उन्होंने ये बताया है इस बारे में, ठीक है। जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि के में 2, एल में 8, एम में 18 और एन में 32, तो वो कैसे हैं? आप सोच रहे होंगे भाई कैसे हैं, वो उन्होंने यहाँ बताया है, बेफिक्र रहो, ठीक है। हर चीज़ का एक एक्सप्लेनेशन है। तो वो क्या है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी एकोमोडेट इन एनी एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल माने शेल, याद करना लास्ट वीडियो में भी मैंने लिख दिया था, एनर्जी लेवल अगर कहीं लिखा हुआ है तो उसका मतलब शेल ही है, शेल या फिर ऑर्बिट ही होता है। परेशान मत होना भैया एनर्जी लेवल क्या है, शेल क्या है, ऑर्बिट क्या है, ये तीनों एक ही चीज़ हैं, अलग अलग नाम यूज हुए हैं बस, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो किसी शेल के अंदर आ सकते हैं वो दिया जाता है एक 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 छोटे से फॉर्मूले के थ्रू, और वो है 2n², ठीक है। वो एक नंबर के थ्रू दिया जाता है, वो इन्होंने अपने हिसाब से निकाला है। उन्होंने क्या बताया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एक शेल में आ सकते हैं वो दिए जाते हैं किस चीज से? 2n² से, 2n² से, वेयर n क्या है? n है आपका एनर्जी नंबर ऑफ दैट एनर्जी लेवल, सॉरी एन क्या है आपका? नंबर ऑफ दैट एनर्जी लेवल, नंबर ऑफ दैट एनर्जी लेवल। जरा चेक करो, जरा चेक करो, के के लिए एनर्जी लेवल क्या है? के के लिए एनर्जी लेवल क्या है? 1 है। के के लिए एनर्जी लेवल क्या है? 1 है। एल के लिए एनर्जी लेवल क्या है? कि एल के लिए एनर्जी लेवल है 2। एम के लिए एनर्जी लेवल क्या है? 3। और एन के लिए एनर्जी लेवल क्या है? 4। ये याद रखना, के के लिए एनर्जी लेवल है 1, एल के लिए 2, एम के लिए 3 और एन के लिए 4। क्योंकि फॉर्मूला में जब आप ये डालोगे तो 1 2 3 4 ही तो डालोगे, के एल एम एन थोड़ी डालोगे, है ना। तो ये रहा, ये आप चेक कर सकते हो। जब हमने के शेल के लिए निकाला, के शेल यानी कि फर्स्ट शेल के लिए निकाला, के शेल यानी कि फर्स्ट शेल के लिए निकाला, तो हमने 2n² में n की जगह 1 डाला। जब हम n का स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे तो हम जानते हैं 1 ही आता है, तो ये वैल्यू क्या आई आपकी? 2 ही आई, ठीक है। तो के शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने डाल सकते हो? 2 डाल सकते हो। पता चल गया कहां से आया, ठीक है, पता चल गया होगा आपको। बात करो दूसरी, जब आपका n 2 के बराबर है, जब आपका n इक्वल्स टू 2 है, जब आपका n इक्वल्स टू 2 है, तो अब आप क्या कर रहे हो? जब आप n की जगह 2 डालोगे तो 2 का स्क्वायर आपका 4 आएगा, जब आप 4 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो वो क्या आएगा? 8 आएगा, वो क्या आएगा? 8 आएगा। ऐसे ही n के लिए निकालोगे तो 18 आएगा, और n के लिए 4 के लिए निकालोगे तो 32 आएगा, ठीक है। के एल एम एन के लिए जब आप निकालते हो तो 2 8 18 32 आता है, जैसे कि मैंने इस टेबल में भी आपको दे रखा है, कृपया करके इसे नोट जरूर कर लेना कि के शेल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं। देखो हर बार मैं बोल रहा हूं मैक्सिमम, यानी कि इतने आ सकते हैं, इससे कम तो डाल ही सकते हो, इससे ज्यादा नहीं डाल सकते। के में आप 2 ही डाल सकते हो, 3 नहीं डाल सकते। एल में 8, एन में 18 और एन में 32 इलेक्ट्रॉन्स आप डाल सकते हो। तो ये तो हुआ आपका फर्स्ट रूल, ये तो बहुत इजी था। अब सबसे इंपॉर्टेंट रूल है आपका सेकंड रूल। सेकंड रूल क्या कहता है? सबसे इंपॉर्टेंट रूल है आपका सेकंड रूल, और वो ये कहता है जब आप इलेक्ट्रॉन्स को डाल रहे हो, जब आप इलेक्ट्रॉन्स को डाल रहे हो हर शेल में, तो आप लास्ट वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं डाल सकते, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं डाल सकते। यानी कि भैया, यानी कि अगर आपकी लास्ट शेल, आपकी लास्ट शेल मान लीजिए, आपकी लास्ट शेल मान लीजिए एम है, आपकी लास्ट शेल मान लीजिए एम है,
और आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो आप 10 के 10 ये सोच के नहीं डाल सकते कि भाई मैक्सिमम तो मैं 18 डाल सकता हूँ एम में, मैक्सिमम तो मैं 18 डाल सकता हूँ, तो मैंने 10 के 10 इलेक्ट्रॉन उठा के डाल दिया एम में। ऐसा नहीं है, ये रूल आपका सबसे इंपॉर्टेंट रूल इसलिए बन जाता है क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन ला रहा है। वो कंडीशन क्या है कि अगर आप लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन को डाल रहे हो तो वो लास्ट शेल में आपके 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, लास्ट शेल में आपके 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं डाल सकते, आप 8 ही इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हो। इवन इफ द कैपेसिटी टू एकोमोडेट मोर इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि अगर उस शेल की कैपेसिटी है कि उसे और इलेक्ट्रॉन्स आप दे सकते हो, फिर भी आप नहीं डाल सकते, ठीक है, फिर भी आप नहीं डाल सकते, आपको 8 ही डालने पड़ेंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ कैल्शियम के थ्रू। लास्ट वीडियो में भी मैंने यही एग्जाम्पल दिया था। कैल्शियम में हमारे कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। चलिए इसकी जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, KLMN। एक सेकेंड, कैल्शियम यहाँ लिख लेता हूँ, 20 होता है इसका एटॉमिक नंबर, KLMN, ठीक है भाई। अब KLMN हम डालते हैं, सबसे पहले K में कितने डाल सकता हूँ मैं, 2 डाल सकता हूँ, मैंने 2 के 2 डाल दिए। अब मेरे पास 18 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, 18 बच रहे हैं। अब मैं L में कितने डाल सकता हूँ, 8 डाल सकता हूँ, मैंने 8 के 8 डाल दिए, कितने, ठीक है भाई। अब मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, 8 और 2 कितने हो गए, 10, ठीक है, और यहाँ पे है 20, तो अब मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन बच रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे भैया यहाँ डाल दो, नहीं भाई, यहाँ पे अगर आप डाल दोगे 10 तो लास्ट वाली शेल क्या ये होगी, ये कहेगी भाई जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो हम लास्ट वाली शेल कैसे हुए, हम लास्ट शेल नहीं है, लास्ट वाली शेल है ये। आप सोच रहे होंगे, मुझे पता है ये सवाल सबके मन में आता है, आप सोच रहे होंगे भाई मैंने तो 10 यहाँ डाल दिए, कोई टेंशन नहीं है, लास्ट वाली शेल तो एन है, लास्ट वाली शेल में तो लास्ट वाली शेल तो एन है, लास्ट वाली शेल में थोड़ी 8 डाले हैं मैंने, नहीं नहीं, लास्ट वाली में नहीं डाले, मैंने तो सेकंड लास्ट में डाले एन में। लेकिन भाई समझने वाली बात ये है, जब लास्ट शेल में कुछ है ही नहीं तो वो लास्ट शेल कैसे हुई, लास्ट शेल तो वो हुई जिसमें अपने इलेक्ट्रॉन डाले हैं, और वो कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है, और 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रूल फेल कर देता है। भाई ये मैंने खुद से रूल नहीं बनाया, जो बच्चे सोच रहे होंगे कि यार ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है, भाई ये रूल था, मैंने भी अपने टाइम पे याद किया था। क्यों, लास्ट वाली शेल में आप 8 ही डाल सकते हो, तो आपको यहाँ पे 8 डालने पड़ेंगे, और बच गए 2 वो यहाँ डाल दो, कोई टेंशन नहीं है भाई, यहाँ पे आप 7 तक डाल सकते हो, 8 तक डाल सकते हो। लेकिन अब अगर आपके पास फिर 8 यहाँ भर गए तो आपको कहाँ डालने पड़ेंगे, ओ शेल में डालने पड़ेंगे। समझ गए होंगे, कोई बात नहीं है, पहली बार पढ़ रहे हो इसलिए नया है, बाकी बहुत ईजी होता है, कुछ टाइम बाद पता है आप खुद करने लगोगे आराम से बैठ के, कोई टेंशन नहीं है। ये था आपका सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, जिसे मैं 5 स्टार रूल बोलता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, लास्ट वाली शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल होता है। बात करें आपकी थर्ड की, तो थर्ड आपको क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन्स इन एन atom do not occupy a new shell unless all the inner shells are completely filled with electrons। मतलब इलेक्ट्रॉन्स आप तब तक दूसरी शेल में नहीं डाल सकते जब तक आपकी अंदर वाली शेल नहीं भर गई है, ठीक है। यानी कि आप KLMN में डाल रहे हो, मान लो आप K में 2 डाल दिए और आपने देखा कि मेरे पास क्या है, मेरे पास N में और M में शेल डाल सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप L में 4 डाल के यहाँ पर चले गए बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स डालने, यानी कि 4 डाल दिए, ऐसा आप नहीं कर सकते। आपको जब तक आपकी L शेल पूरी नहीं होगी तब तक आप M शेल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं डाल सकते, जब तक आपकी L शेल पूरी नहीं होगी आप M में नहीं डाल सकते। सेम फॉर K, अगर आपकी K शेल ही पूरी नहीं हुई है तो आप L में नहीं डाल सकते, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये रूल यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन मान लीजिए आपके पास बचे ही कितने हैं, बचे ही आपके पास कितने हैं, बचे ही आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आप 10 नहीं डाल पाओगे। वैसे इसकी कैपेसिटी कितनी है, आप कहोगे भैया इसकी कैपेसिटी तो 18 है ना, लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये वाला होता है कि लास्ट शेल में कितने डालने हैं, सिर्फ और सिर्फ 8 डालने हैं, ठीक है भाई। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद हो जाएगा, रिवाइज करोगे याद कर लेंगे आराम से। अब ये देख लीजिए, ये है फर्स्ट 20 एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। पहले 20 एटम की मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको दे दी है, ध्यान से चेक करो। देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है आपको कि सबसे पहले किस शेल में डालोगे, K शेल में डालोगे,
डाल दिया भाई, 1 का एक था हमारे पास, एक का एक हमने डाल दिया। दूसरी बात करो हीलियम की बात करो, हीलियम में एटॉमिक नंबर कितना है 2, फर्स्ट शेल में कितने डाल सकते हो 2 डाल सकते हो, आपने 2 का 2 डाल दिया। ठीक है, ऐसे आप लिथियम को देखिए, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, आप कितना डाल सकते हो, फर्स्ट शेल में आप 2 डाल सकते हो, 2 डाल दिया। अब आपके पास एक बचा, एक आपने डाल दिया अपनी एल शेल में, ये एल शेल है भाई, एल शेल। ठीक है, ध्यान से देखना, आप कंफ्यूज मत होना, आपने एल शेल में डाल दिया एक। ऐसे ही सोन आप ऑक्सीजन को देखिए जरा, है ना, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट देख लो। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है 8 होता है, 8 होता है, 8 होता है। आपने सबसे पहले के शेल में कितना डाले 2 डाल दिए, बचे आपके पास कितने 6, आपने 6 डाल दिए एल शेल में। ऐसे ही कार्बन को अगर आप देखना चाहो, कार्बन का होता है 6, है ना, के शेल में आपने डाला 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में आपने डाल दिए 4 इलेक्ट्रॉन। कोई परेशानी हो रही है? बिल्कुल परेशानी नहीं हो रही भैया, बहुत ईजी है। ऐसे ही आप नियोन को देखिए, नियोन का एटॉमिक नंबर होता है 10, नियोन का एटॉमिक नंबर होता है 10, आपने फर्स्ट शेल में कितने डाले 2, है ना। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आप एक नहीं डाल सकते, पहले आपको के शेल पूरी करनी होगी, है ना। आपने के शेल में कितने डाल दिए 2, और फिर एल शेल में आपने डाल दिए कितने 8 इलेक्ट्रॉन, आपने एल शेल में कितने डाल दिए 8 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। ऐसे ही अगर आप सोडियम को देखेंगे तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, आपने फर्स्ट शेल में डाले 2, अगली शेल में डाले 8, और फिर डाल दिए कितने 1, कितने डाल दिए 1 डाल दिए। ऐसे आप चलते जा रहे हो, ऐसे आप चलते जा रहे हो। आप सिलिकॉन को देखिए, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14, फर्स्ट शेल में आपने डाले 2, ठीक है, फर्स्ट शेल में आपने डाले 2, सेकंड शेल में आपने डाले 8, और फिर लास्ट शेल में आपने डाल दिए कितने 4 इलेक्ट्रॉन्स, कितने डाल दिए 4 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए। ठीक है भाई, ऐसे ही अगर आप आर्गन को देखेंगे तो आर्गन में आपने फर्स्ट 18 एटॉमिक नंबर क्या है 18 है, फर्स्ट शेल में आपने डाले 2, सेकंड में डाले 8, और फिर थर्ड शेल में आपने डाल दिए कितने 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिस हिसाब से आपको मिल रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है भाई पोटेशियम, देखने में सबसे इंपॉर्टेंट है पोटेशियम। क्यों? पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है 19, फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 8, फिर थर्ड शेल में दोबारा से 8, है ना। जो बच्चे सोच रहे होंगे अब यहाँ 9 आना है, वो 9 नहीं आएगा, क्योंकि अगर आपने 9 डाल दिए, 9 के 9 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, 9 के 9 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, तो अब यहाँ क्या गड़बड़ हो जाएगी, अब यहाँ ये गड़बड़ हो जाएगी, लास्ट वाली शेल में कितने हो जाएंगे 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और 9 इलेक्ट्रॉन तो भाई पॉसिबल नहीं है, लास्ट वाली शेल में सिर्फ और सिर्फ 8 पॉसिबल है। ठीक है, तो आपको लास्ट वाली शेल में इसमें 8 डालने पड़ेंगे, लास्ट वाली मतलब इस वाली शेल में 8 डालने पड़ेंगे, और फिर आप इस वाली शेल में कितने डालोगे 1 इलेक्ट्रॉन डाल दोगे। ऐसे अगर कैल्शियम की बात करूं तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, ठीक है, उसमें आप कैसे डाल दोगे 2882 ऐसे डाल दोगे। ठीक है, ठीक है भाई, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, आपके काम आएगा, है ना। ऑल्दो ये आपको आजकल तो सबको नेट में मिल जाता है, आपके पास बुक में भी अवेलेबल होगा ये। ठीक है, तो ये हुआ आज की वीडियो का ख़त्म, है ना। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि किस टॉपिक पर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए। ठीक है, सो लास्ट में इतना ही कहूँगा, अपना ध्यान रखो, सेफ रहो, कीप काम, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एवरीथिंग, बाय बाय, लव यू ऑल, की स्टडी हार्ड।